हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर सेकंड की जो 3rd नंबर की यूनिट है, सेक्शन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन पाचन की डेफिनेशन देखते हैं कि पाचन किस प्रकार से होता है। जो पाचन होता है वो एक क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाता है। देखिए तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने फूड खाया, भोजन लिया है अपन ने, ठीक है, तो कुछ पाचन तो क्या हो गया भोजन का, अपने टीथ के द्वारा हो जाता है, दांत के द्वारा हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद में जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है, जो अपने आमाशय में पाया जाता है, वो क्या कर देता है, इन पदार्थों को और छोटे भागों में तोड़ देता है। जो भोजन के जो कण होते हैं ना, भोजन के पार्ट या भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे अपन ने भोजन में क्या लिया, प्रोटीन ली, ठीक है। अब प्रोटीन को जो पाचन के द्वारा क्या हो जाएगा, उसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। जो एमाइनो एसिड होते हैं उनको अपनी बॉडी अब आराम से अवशोषित कर लेगी ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, ठीक है। अब पाचन के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है। तो पाचन के अंदर क्या आता है, आहार नाल आती है अपनी, पता ही है आपको। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेके एनस तक अपनी आहार नाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। पाचक ग्रंथि कुछ ग्लैंड होती हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, ये क्या करती हैं, भोजन को पचाने में सहायता करती है, तो इसीलिए इनको क्या बोला है, पाचक ग्रंथि। फिर होता है कार्यकी और लास्ट है अवशोषण। कार्यकी के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन कैसे हुआ है, कौन से हॉर्मोन्स के द्वारा हुआ है, और अवशोषण पाचन होने के बाद में अपनी बॉडी भोजन को अवशोषित कैसे करती है। ओके, अब इसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ते हैं एलिमेंट्री केनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल क्या होती है, एक नलिका रूपी संरचना होती है, जिसका एक सिरा मुख होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, गुद्दा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर आहार नाल को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आहार नाल को 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन इन 3 भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अपने जो 3 भाग होते हैं, कौन से होते हैं आहार नाल के, स्टोमोडियम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फोरगट या मुखपथ, ठीक है। दूसरा आ जाएगा मिजेंट्रोन, मिडगट, और तीसरा आ जाएगा प्रोक्टोडियम, हिंदगट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो फोरगट को मुखपथ, मिडगट को मध्यांतर, और हिंदगट को क्या बोलेंगे, पश्चांतर। क्या बोलेंगे, पश्चांतर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, फोरगट के बारे में। तो फोरगट यह उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। जो फोरगट होती है या स्टोमोडियम है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, कहने का मतलब है जब बच्चे का निर्माण होता है, जब एम्ब्रियो होता है, उस टाइम पे जो फोरगट होती है वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। किससे बनती है, एक्टोडर्म से, इसीलिए इसमें क्या होता है, एक्टोडर्मल। देखो आप सभी को पता है कि जब एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण 3 सेल से होता है, जर्म लेयर से, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ये तीनों लेयर ही क्या करती हैं, पूरे बच्चे के अंगों का निर्माण करती हैं। तो जो फोरगट है उसका निर्माण कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्टोडर्म कर रही है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है फोरगट की, वो कैसी हुई है, एक्टोडर्मल हुई है। नेक्स्ट है, ये मुख से मुख गुहा तक होती है। जो अपना माउथ होता है ना, होठों से लिप से घिरा हुआ है, वहाँ से लेके जो मुख गुहा, जिसमें दांत वगैरह प्रेजेंट है, जीभ प्रेजेंट है, मुख गुहा, ठीक है, वहाँ उस वाले भाग को क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। आए समझ में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मिडगट या मिजेंट्रोन। यह उत्पत्ति में एंडोडर्मल होती है। कहने का मतलब है जो मिडगट होती है उसका निर्माण कौन करता है, एंडोडर्म करती है। यह गर्सनी से लेकर मलाशय तक पाई जाती है। और जो मिडगट होती है, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेके एनस गुद्दा तक। अब जो फोरगट वाला, अब अपन ने क्या किया, आहार नाल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, ये हो गई आपकी एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, ओके। इसको कितने भागों में बांटा है, 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट, और थर्ड है आपकी हिंदगट। कौन सी है, हिंदगट, ठीक है। अब फोरगट है, इसका निर्माण किससे हुआ है, एक्टोडर्म से, ठीक है। अब फोरगट के अंदर कौन सा पार्ट आता है, माउथ टू, कौन सा आ जाएगा,
बक्कल कैविटी, मुख गुहा। माउथ से कौन सा पार्ट आ गया, बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा वाला। मिडगट में क्या आ जाएगा आपका, फेरिंग्स से लेके, ठीक है। मुख गुहा के बाद में क्या स्टार्ट होती है, घर्षणी स्टार्ट होती है ना, फेरिंग्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो घर्षणी। घर्षणी से लेके मलास्य, मलास्य को बोलते हैं रेक्टम, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और हिंदगट में आ जाएगा आपका एनस, गुद्दा। ओके, तो अब अपन देखते हैं घर्षणी से लेकर मलास्य तक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है आपकी तीसरी कौन सी है, हिंदगट या प्रोक्टोडियम। यह उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है, यह गुद्दा एंड गुद्दा नलिका की बनी होती है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री केनाल को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री केनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। तो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है आपका, माउथ आता है, मुख। यह आहार नाल की एंटेरियर ओपनिंग है। एंटेरियर ओपनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आहार नाल है ना, उसका जो एंटीरियर ओपनिंग क्या है, मुख है। मतलब आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट है माउथ दो गतिशील होठों से घिरा होता है, ठीक है। माउथ किससे घिरा हुआ है, दो गतिशील होठों से घिरा हुआ है, ठीक है। होठों पर क्या पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, जिसके स्राव से होठों को नम व चिकना बनाए रखती है, ठीक है। होठ पे क्या पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड होती है, जिससे जो होठ होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और चिकने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर ह्यूमन की ऊपरी होठ में गर्त या गड्ढा पाया जाता है, जिसे फिलरम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर मुख गुहा या बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या आता है, मुंह, दांत वगैरह जो है, उसमें दांत है, जीभ है, तालू है, ये सब किस में आएंगे, बक्कल कैविटी में, मसूड़े वगैरह। मुख एक गुहा रूपी संरचना में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। नेक्स्ट, मुख गुहा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है, मुख गुहा को दो भागों में बांटा है। तो इसमें दो भाग कौन से हैं जिनको दो भागों में बांटा है, एक तो है वेस्टिबुल। कितने भागों में बांटा है, आंत को दो भागों में, सॉरी एलिमेंट्री केनाल के अंदर जो मुख गुहा आती है उसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो वेस्टिबुल और दूसरा ओरल कैविटी। वेस्टिबुल के अंदर क्या आता है, देखो कौन सा पार्ट है, वो वेस्टिबुल कहलाएगा मुख गुहा में। यह मसूड़े एंड गालों के बीच का खाली स्थान है, जिसमें थोड़े समय के लिए भोजन का संग्रह किया जाता है। जो वेस्टिबुल पार्ट है उसे कौन से को बोलेंगे, जिसमें जेंट्स लोग क्या करते हैं, खन्नी वगैरह दबा के रखते हैं ना, वो कौन सा होता है, मसूड़े और गालों के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल बोलते हैं। और अपन भी खाना खाते हैं, देखो कुछ टाइम के लिए, तो फिर खाना अपना स्टोर करते हैं ना एक साइड जाड़ के, एक साइड, तो वो कौन से पार्ट में करते हैं, वेस्टिबुल पार्ट में। नेक्स्ट होता है फिर ओरल कैविटी। यह मसूड़ों के पीछे का भाग है। यह मसूड़े मुख गुहा की सीमा बनाते हैं। ओके, मसूड़ों के पीछे का भाग है ना जो, और मसूड़े की मुख गुहा की सीमा बनाते। इसमें दो जबड़े पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। इसमें निचला जबड़ा गतिशील होता है। देखिए आप अपना जबड़ा हिला के देखोगे तो आपका नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है, ठीक है। गाय वगैरह का भी नीचे वाला हिलता है, ठीक है। तो निचला जबड़ा क्या होता है, गतिशील होता है, ऊपर वाला जबड़ा गतिशील नहीं होता है। मुख गुहा में तालु, जीभ, लार ग्रंथि, दांत को सम्मिलित किया जाता है। मुख गुहा में किस किस को शामिल किया गया, तालु आ गया, जीभ आ गई, लार ग्रंथि, दांत, ये सब किस में आते हैं, अपनी मुख गुहा में प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब अपन इसमें तालु के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये मुख गुहा की छत बनाता है, छत बनाता है। ये मुख गुहा को नासा मार्ग से पृथक करता है। देखो नाक क्या है, अपने माउथ के ऊपर वाला पार्ट ही तो है, ठीक है। तो वहाँ से नासा मार्ग होता है, तो उसको मुख से पृथक करता है ना तालु। इसके ऊपरी भाग पर दो नासा तालु ग्रंथि, नेजोप्लेटिन डक्ट छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। यह नलिका नासा मार्ग को मुख गुहा से जोड़ती है। इन नलिका में एक घ्राण संवेदी अंग जैकोब्सन अंग पाया जाता है। ये अब जैकोब्सन अंग अब मनुष्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये अदर एनिमल्स में पाया जाता है, जो सूंघने में क्या होता है, कैपेबल होता है। सांप में पाया जाता है, सांप में पाया जाता है। नेक्स्ट, यह ऑर्गन भोजन चबाते टाइम इसकी गंध का ज्ञान कराती है, ठीक है। जो जैकोब्सन अंग होता है ये क्या करता है, भोजन खाते टाइम उसका भोजन की गंध का पता बताती है। यह निम्न कशेरुकियों में विकसित होता है। ओके, नेक्स्ट है फिर अपनी जीभ, टंग। क्या आएगा, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल लचीली मोटी जीभ पाई जाती है। जीभ का अधिकांश भाग हायोड अपरेटस से जुड़ा होता है। देखो जीभ है, किससे जुड़ी हुई थी लास्ट में, लास्ट में ये हायोड अपरेटस से जुड़ी होती है, अपरेटस, ठीक है, से जुड़ी होती है। हायोड क्या है, जो अपने कंठ होते हैं, यहाँ पे बोन पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, जो अपन स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा है, उससे
क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है जीभ। इसका केवल अगर भाग स्वतंत्र होता है। देखो आगे का पार्ट अपन जीभ को आराम से हिला लेते हैं क्योंकि अपन जीभ के द्वारा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आगे का भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जीभ में 4 तरह के पेपिला पाए जाते हैं। कितने तरह के पेपिला पाए जाते हैं जीभ में, 4 तरह के पेपिला पाए जाते हैं। एक तो फिल्लीफॉर्म पेपिला, एक फोलिएट पेपिला, एक फंगीफॉर्म पेपिला और एक आएगा सर्कमवेलेटी पेपिला। तो इन चारों पेपिला के बारे में अपन पढ़ेंगे। किस में पाए जाते हैं, ये जीभ में पाए जाते हैं। ये है आपकी जीभ की संरचना, ठीक है। अब जीभ में क्या है, सबसे पहले देखते हैं पर सर्कमवेलेटी पेपिला, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त अंकुर, ठीक है। दूसरा है आपका फिल्लीफॉर्म, तीसरा है फोलिएट पेपिला और लास्ट है फंगीफॉर्म। अब जो है फिल्लीफॉर्म को छोड़ के फोलिएट, फंगीफॉर्म, सर्कम, इनमें क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बड पाई जाती हैं। कहने का मतलब है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिससे अपने को स्वाद का ज्ञान होता है। जैसे ये वाला भाग अपने को करवाता है कड़वे का ज्ञान, ये आगे वाला भाग मीठे का, खट्टे का, तीखे का, इन सभी का ज्ञान करवाते हैं। बट ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना फिल्लीफॉर्म वाला, ये अपने को स्वाद का ज्ञान नहीं करवाता क्योंकि इसमें स्वाद कलिका ही नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इनमें इन फिल्लीफॉर्म के कारण ही जो जीभ होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। जीभ खुरदरी किसके कारण होती है, फिल्लीफॉर्म के कारण ही होती है। और ये जो फंगीफॉर्म होते हैं ना, इनके कारण अपनी जीभ रेड होती है, ठीक है। अब अपन फर्स्ट पढ़ लेते हैं फिल्लीफॉर्म पेपिला के बारे में। फिल्लीफॉर्म यह सबसे छोटी पेपिला है, ओके। फिल्लीफॉर्म संख्या में अधिक पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जीभ के बीच में। इसकी संरचना कोन लाइक होती है। संरचना कैसे होती है, कोन लाइक। जीभ की खुरदरी सतह है, इन्हीं के कारण होती है। नेक्स्ट फिर इसमें टेस्ट बड पाई जाती है, सॉरी एब्सेंट होती है। इसमें टेस्ट बड क्या होती है, एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद का अपने को पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है फिर फोलिएट पेपिला, यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब है जो फोलिएट पेपिला होती है वो कैसी होती है, पत्ती के जैसी। यह पार्श्व मार्जिन में पाई जाती है। मार्जिन का मतलब क्षेत्र, ये पार्श्व भाग में पाई जाती है। कौन सी, फोलिएट। देखो पार्श्व भाग, ये जीभ हो गया, ये जीभ का पार्श्व भाग है ना, तो इसमें क्या पाई जा रही है, ये फोलिएट पेपिला पाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये मनुष्य में एब्सेंट होती है, मनुष्य के अंदर ये नहीं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी फंगीफॉर्म पेपिला, यह कवक रूपी और व्रंतयुक्त पेपिला होती हैं। जीभ के शीर्षस्थ भाग पर प्रेजेंट होती है। जीभ का जो आगे का भाग होता है ना, टॉप पार्ट, शीर्षस्थ भाग, उस पर पाई जाती है। और जीभ का रेड कलर इन्हीं के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे आगे है सर्कमवेलेटी पेपिला, ठीक है। यह बड़े पेपिला होते हैं एंड संख्या में कम पाए जाते हैं। जो सर्कमवेलेटी पेपिला होते हैं कैसे होते हैं, आकार में तो बड़े होते हैं बट संख्या में कम होते हैं। ये उल्टे यू व वी आकार के होते हैं। ये जीभ के पश्च भाग में पाए जाते हैं। किसी कौन से भाग में, पीछे वाले भाग में। फिल्लीफॉर्म पेपिला को छोड़कर से सभी पर टेस्ट बड पाई जाती है। इन पे क्या पाई जाती है, टेस्ट बड, यानी मतलब स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जो फूड का स्वाद ग्रहण करवाती है, जिससे अपने को क्या होता है, स्वाद का पता चलता है कि तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। जीभ का अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग चक्कर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर भाग अपने को किसका ज्ञान कराता है, मीठे का, स्वीट का पश्च भाग, कड़वे का उप शीर्षस्थ भाग, नमकीन का पार्श्व भाग, खट्टे का, ठीक है। नेक्स्ट है फिर डॉग की जीभ में अत्यधिक रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो थर्मो रेगुलेशन या ताप नियमन का कार्य करती हैं, ठीक है। जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी जीभ में क्या पाई जाती हैं, अत्यधिक रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और वो किसका काम करती हैं, ताप नियमन का, क्योंकि कुत्ते को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। और वो देखो आपने देखा गर्मियों में कुत्ता क्या करता है, ठंडे वाले जहाँ गिल्ली मिट्टी होती है, ठंडा इलाका होता है, वहाँ जाके बैठा रहता है और अपनी जीभ को निकाल के हाँफता रहता है। क्यों करता है वो ऐसा, क्योंकि उसको उष्मा ज़्यादा लगती है, उसके गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए वो उस उष्मा की हानि क्या करता है, हाँफते हुए करता है, क्योंकि ये हाँफते समय उष्मा की हानि करता है, ओके। तो यहाँ पे अपनी जीभ कंप्लीट होगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जीभ स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लार की आवश्यकता होती है। देखो लार की आवश्यकता क्यों होती है अपने को भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो अपन बाइट लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसके अंदर जीभ के द्वारा लार मिक्स की जाती है। तो जिससे भोजन क्या हो जाता है, लस लसा हो जाता है, मतलब चिकना हो जाता है, जिससे वो
गले से नीचे उतर जाता है, फेरिंग्स ग्रसनी में चला जाता है और फिर इसोफेगस में जाता है। ठीक है, अगर अपन कई बार देखो अपने को खाना गले में फंस जाता है ना, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको अपन अच्छे से चबाते नहीं है भोजन को और उसमें लार मिक्स नहीं होती, इसीलिए गले में खाना फंस जाता है और तो अपन पानी पीते हैं। तो खाने को आगे खिसकाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अपनी को लार की रिक्वायरमेंट होती है। और लार के अंदर होते हैं टाइलिन, लाइसोजाइम, एंजाइम भी होते हैं जो भोजन को के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करते हैं और जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कर देते हैं? माउथ में ही पाचन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर इस स्तनधारियों में 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अवजीवी, इंफ्रा ऑर्बिटल, तीसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और चौथी है पेरोटिड ग्लैंड या फिर कर्णमूल ग्रंथि। किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों में पाई जाती है। ओके, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे अपन सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में या फिर अवजीवी ग्रंथि। ठीक है, ये ग्लैंड मुख के तल में जिह्वा के नीचे दोनों ओर एक एक होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मुख के तल। ठीक है, जिह्वा के नीचे दोनों ओर एक एक होती है। ये सबसे ज़्यादा लार का स्राव करती है। इनका स्राव अन्य ग्रंथियों की अपेक्षा अधिक लसा होता है। इसमें श्लेष्मा की अधिकता व स्लाइवरी एमाइलेज की न्यूनता होती है। जो ये ग्लैंड होती है इसके द्वारा जो भी पदार्थ का सिक्रेशन होता है, कहने का मतलब श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, लार का सिक्रेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है? एमाइलेज की न्यूनता होती है और श्लेष्मा की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट फिर इसमें नेक्स्ट ग्रंथि है इंफ्रा ऑर्बिटल या जायोगोमेटिया। ये आई ऑर्बिट के नीचे स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? जो आई का ऑर्बिट होता है उसके नीचे पाई जाती है। ये ऊपरी जबड़े के सेकंड मोलर टीथ के समीप स्थित होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन के अंदर ये एब्सेंट होती है, मनुष्य में ये वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यह दोनों जबड़ों की संधि पर पाई जाती है। यह निचले जबड़े के कृंतक के पीछे खुलती है। इसे निकलने वाली नलिका को हार्टन्स डक्ट कहते हैं। ओके, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा लार स्राव इसी से होता है। ओके, नेक्स्ट है फिर पेरोटिड ग्लैंड या कर्णमूल ग्रंथि। प्रत्येक कान के सामने भीतरी भाग में नीचे की ओर एक एक ग्रंथि स्थित होती है जिन्हें कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कान के सामने भीतरी भाग में नीचे की ओर एक एक ग्रंथि स्थित होती है जिन्हें कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे निकलने वाली नलिका को स्टेंसन डक्ट कहते हैं जो गाल की त्वचा के भीतर मोलर दांत के पास खुलती है। कहाँ खुलती है? गाल की त्वचा के भीतर मोलर दांत के पास खुलती है। नेक्स्ट है फिर इसमें लार की पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है और वो उदासीन होती है। मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। नेक्स्ट है लार में 99.5% वाटर होता है। शेष भाग में लाइसोजाइम, टाइलिन, एंजाइम, म्यूकस और थायोसाइनेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? जो अपन भोजन खाते हैं ना तो उसमें स्टार्च होता है गेहूं वगैरह में, तो उसको किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम और थायोसाइनेट जीवाणुनाशक होते हैं। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जो भी अपन भोजन वगैरह करते हैं उसमें भोजन के साथ बैक्टीरिया वगैरह चल जाए तो उनको कौन नष्ट करेगा? लाइसोजाइम और थायोसाइनेट जीवाणुनाशक होते हैं, ये कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें फिर अपना टिथ। यह उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। दांत का निर्माण कौन करता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों करते हैं। इसका भाग मीजोडर्म, आंशिक भाग एक्टोडर्म का बना होता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फिर फेरिंग्स, गर्सनी। मुख गुहा में आगे क्या आ जाएगी? फिर गर्सनी आती है। तो यह उत्पत्ति में एंडोडर्मल होती है। गर्सनी का निर्माण कौन करता है? एंडोडर्म करती है। गर्सनी को वॉल्यूम प्लेटाइन 2 अपूर्ण कक्षकों में बांटता है। ओके, फर्स्ट आ जाएगा नेजोफेरिंग्स नासा गर्सनी। इस पर एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनके समीप एक जोड़ी यूस्टेचियन नलिका के छिद्र मिलते हैं। देखो यूस्टेचियन नलिका कौन सी होती है? जो कान से आने वाली नलिका होती है और जो आके गले में खुलती है। कहाँ पे? गर्सनी वाले भाग में। और कौन से गर्सनी वाले भाग में भी? नासा गर्सनी वाले भाग में। ठीक है, और ये ग्रंथि क्या करती है? जब देखो अपन कान में दवाई डालते हैं तो अपने को गले में भी खराश
महसूस होती है, तो वो इसी के कारण होता है, यूस्टेचियन नलिका के कारण। कई बार अपने को जुकाम लगती है तो अपने कान भी क्या हो जाते हैं, सुनना कम हो जाता है ना सर्दियों में, तो वो भी यूस्टेचियन नलिका के कारण ही होता है। नेक्स्ट है फिर ओरोफेरिंक्स, मुख गर्षणी। ये अधरपरस्थ ओरोफेरिंक्स होता है, इस पर गर्शिका का छिद्र व ट्रेकिया का छिद्र पाया जाता है। इस वाले भाग में किसका छिद्र होता है, गर्शिका का छिद्र होता है, और ट्रेकिया मतलब श्वास नली का छिद्र पाया जाता है। गर्षणी को दो भागों में बांटा है, एक तो नेजोफेरिंक्स जिससे तो नाक से आने वाली नलिका आके मिलती है इस वाले पार्ट में, और मुख गर्षणी या ओरोफेरिंक्स में कौन सा भाग होता है, गर्शिका का छिद्र होता है, फेरिंक्स का लास्ट पॉइंट होता है, और ट्रेकिया श्वास नलिका का लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पे एपिग्लोटिस भी पाया जाता है। आपने सुना है छोटी क्लास में घाटी द्वार, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरोफेरिंक्स वाले भाग में ही प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली। नेक्स्ट पॉइंट है फिर इसमें, गर्षणी को एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी पाथ का क्रॉस पाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर इसमें आगे है इसोफेगस। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा अपनी, इसोफेगस। यह 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार रूपी संरचना होती है। इसोफेगस या गर्शिका जो होती है वो कितनी लंबी होती है, 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो भोजन का पाचन भी नहीं होगा। ये तो ओनली एक पाइप की तरह काम करती है जो भोजन को आगे खिसकाती है। यह वक्ष या गुहा से होती हुई आमाशय में घुलती है। ओके, नेक्स्ट है फिर स्टोमक। स्टोमक आमाशय या फिर पेट, ठीक है। आमाशय की संरचना जे शेप की होती है, देखो जे शेप होती है, ठीक है। अब जो इसमें आमाशय में कौन आके मिलता है, गर्शिका मिलती है, इसोफेगस खुलती है। अब जो आमाशय उसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। सी से कार्डियक, एफ से फंडिक, पी से पाइलोरिक। अब जो पेप्टिक अल्सर होता है ना, वो कौन से भाग में होता है, पाइलोरिक भाग में होता है। ओके, देखिए तो इसमें आगे, और ये जो पाइलोरिक स्टोमक होता है, ये आंत जो होती है ना, इसके बाद में कौन सा पार्ट आएगा, स्टोमक के बाद में छोटी आंत आती है, तो छोटी आंत का ग्रहणी भाग। आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। तो जो पाइलोरिक भाग होता है वो कहाँ खुलता है, आंत के कौन से भाग में खुलता है, इलियम वाले पार्ट में खुलता है, या ग्रहणी वाले पार्ट में, या आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। आमाशय जे शेप आकृति का होता है। आमाशय उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। जो अपनी नाभि होती है ना, नेवल होती है, उसके जस्ट बाईं ओर प्रेजेंट होता है क्या, स्टोमक। एक सरल आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। पढ़ने की दृष्टि से इनको बांटा गया है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक भाग में गर्शिका आकर मिलती है, ठीक है। कार्डियक भाग में आके कौन सा पार्ट मिलता है, गर्शिका आकर मिलती है। पाइलोरिक आमाशय का सबसे सकड़ा भाग होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर पाइलोरिक पार्ट में पाया जाता है। पाइलोरिक पार्ट छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। आमाशय की भीतरी उपकला अंतर्वलित होकर जठर ग्रंथि बनाती है, जो जठर रस का स्रावन करती है। आमाशय की जो भीतरी उपकला होती है वो क्या होती है, अंतर्वलित होगी, और किसका निर्माण करेगी, जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। और जठर ग्रंथि से किसका स्रावन होता है, जठर रस का स्रावन होता है। जो जठर रस क्या करता है, भोजन को पचाता है, भोजन का पाचन करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के जठर ग्रंथियों में भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जो निम्न है। जैसे कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें केवल एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे म्यूकस सेल कहते हैं, जो श्लेष्मा का स्रावन करती है। जो किसका स्रावन करेगी, श्लेष्मा का स्रावन करती है। नेक्स्ट है फिर पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। कितने प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, इसमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड में। फर्स्ट है म्यूकस सेल, जो म्यूकस का स्रावन करती है, और सेकेंड है जी सेल, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। और गैस्ट्रिन हार्मोन किसका स्रावन करेगा, गैस्ट्रिक जूस का। फिर नेक्स्ट इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन जठर रस के स्रावन को प्रेरित करता है। जठर रस के स्रावण का नियंत्रण गैस्ट्रिन हार्मोन स्टेमिन व वेगस तंत्रिका करती है। जो जठर रस होता है उसका स्रावण कौन करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन क्या होगा, जब भोजन का अपने को जब आमाशय को या स्टोमक को जब भोजन का क्या करना होगा, पाचन करना होगा, तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो रिलीज होगा, उत्पन्न होगा, और वो ब्रेन में जाके क्या बोलेगा कि जठर रस उत्पन्न करना है। तो आमाशय क्या करेगा, जठर रस को उत्पन्न करेगा, ठीक है। जठर रस को उत्पन्न कर दिया। जठर रस बनने के बाद में क्या होगा, जितना जठर रस चाहिए ना भोजन को पचाने के लिए उतना काफ़ी है। उसके बाद में क्या होगा,
एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन आता है, ठीक है। ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। और रिलीज होके कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, और क्या बोलेगा वहाँ पे कि जठर रस और प्रोड्यूस नहीं करना, उत्पन्न नहीं करना है, तो फिर वहाँ पे जठर रस। नेक्स्ट है फंडी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो फंडी गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसका फंडिक पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। फर्स्ट है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल किसका सराउंड करेगी, श्लेष्मा का, म्यूकस का। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल, या वह HCl प्लस CIF। CIF को फुल फॉर्म होती है कैस्टल इंटेरेंसिक फैक्टर। जो CIF होता है वो क्या करता है, विटामिन B12 का सिक्रेशन करता है या अवशोषण करता है, ठीक है, अवशोषण करता है। और B12 किस लिए आवश्यक होता है, RBC के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और RBC अपने ब्लड के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है जाइमोजन या चीफ सेल। यह जाइमोजन स्रावित करता है, ठीक है। जाइमोजन सेल क्या करती है, जाइमोजन को स्रावित करती है। एंजाइम के निष्क्रिय रूप को जाइमोजन कहा जाता है, ठीक है। जो एंजाइम का जो निष्क्रिय रूप होता है उसको जाइमोजन कहा जाता है। और 2 प्रकार के जाइमोजन पाए जाते हैं जठर रस में, ठीक है। कौन से, एक तो प्रोरेनिन और दूसरा आ जाएगा पेप्सिनोजन। तो जठर रस में 2 जाइमोजन होते हैं, एक तो पेप्सिनोजन जो प्रोटीन को तोड़ता है, जैसे दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिनोजन। दूसरा होता है प्रोरेनिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अर्जेंटेफिन सेल। नेक्स्ट सेल कौन सी है, अर्जेंटेफिन सेल। ये है सेरोटोनिन का स्रावन करती है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है, हार्मोन होता है एक, और जो क्या करता है स्वस्थ नींद के लिए और मूड अच्छा हो उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत आती है, आमाशय के बाद में क्या होती है, छोटी आंत आएगी। इसका व्यास कितना होता है, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ी कितनी होती है छोटी आंत, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, आमाशय में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। और अवशोषण भी सबसे ज़्यादा भोजन का कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसमें विलाई एंड लीवर कूदने की दरारें पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है और लीवर कूदने की दरारें पाई जाती है। विलाई का क्या काम होता है, भोजन को अवशोषित करने का। विलाई जो होती हैं वो इस प्रकार से, ये तो हो गई जैसे आपकी छोटी आंत के अंदर नली, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से क्या पाई जाती हैं, अंगुलीनुमा उभार निकले होते हैं, विलाई पाई जाती है, जो क्या करती हैं, ये ब्लड हो गया है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है, ब्लड से क्या करती हैं, फिर ये भोजन को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट है फिर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो ड्यूडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम। तो ड्यूडेनम भाग होता है वो ग्रहणी भाग होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ग्रहणी भाग में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। यह यू आकृति की नली का रूपा संरचना होती है, ठीक है। यू आकृति की होती है ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग, और जो नली का रूपी होती है। ग्रहणी के सब म्यूकोसा में बहुकोशिकीय बुर्नर ग्रंथि पाई जाती है। ग्रहणी का जो सब म्यूकोसा पार्ट है उसमें बहुकोशिकीय बुर्नर ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है फिर जेजुनम या मध्यांतर। यह छोटी आंत का मध्य भाग है, इसमें अत्यधिक पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, जेजुनम वाले पार्ट में या मध्यांतर में। नेक्स्ट है फिर इलियम या शशांतर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। जेजुनम में तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और अवशोषण कौन से भाग में होगा, शशांतर में या फिर इलियम वाले भाग में, ठीक है। मध्यांतर में तो पाचन होता है, और शशांतर में क्या होता है, अवशोषण होता है। यह अत्यधिक कुंडलित भाग है, जिसके कुंडल उदर गुहा में पड़े रहते हैं, ठीक है। ये वाला जो इलियम भाग है इसके कुंडलन पाए जाते हैं। जैसे ये हो गई आपकी आंत 6 या 6.5 मीटर होती है ना, किसकी लंबाई, छोटी आंत की। तो इस प्रकार से ये जो कुंडलन होते हैं किसमें पाए जाते हैं, शशांतर में पाए जाते हैं, जो वक्षीय गुहा या फिर उदर गुहा में पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विलाई एंड पेयर्स पैचेज इलियम की विशेषता है। इसमें क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है और पेयर पैचेज पाए जाते हैं, जो क्या है, इस वाला जो भाग है आंत का इलियम, उसकी क्या है, विशेषता है। अब देखो आप, विलाई क्या होती है, विलाई अंगुलीनुमा परवर्ध होते हैं। विलाई क्या होते हैं, विलाई अंगुलीनुमा परवर्ध होते हैं, जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है। पेयर पैचेज क्या होते हैं, लसीका ऊतक हैं, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। विलाई तो क्या करती है, अंगुलीनुमा उभार होते हैं, जो क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। और पेयर पैचेज क्या करते हैं, लसीका ऊतक होते हैं, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट फिर इलियम का अंतिम भाग खुला हुआ होता है जिसे सेकल्स रेटेंडस कहते हैं। इसमें एक कपाट इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है जो भोजन को पहले सिक्कम में फिर किलोन में जाने देता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये क्या होगी, यहाँ से भोजन आ रहा है इसके अंदर, कहाँ जा रहा है फिर ये पहले क्या कर रहा है, सेकल्स रेटेंडस क्या कर रहा है, यहाँ पे भोजन को पहले सिक्कम में भेज रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, भोजन किलोन में जा रहा है। तो यही पढ़ा है अपन ने, सेकल्स रेटेंडस है। ठीक है, अंतिम भाग इलियम का अंतिम भाग क्या कहलाता है, सेकल्स रेटेंडस कहलाता है, जिसका में एक कपाट तो इलियोसील वाल्व पाया जाता है जो भोजन को पहले सिक्कम में फिर किलोन में जाने देता है। नेक्स्ट है फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसका बड़ी आंत का व्यास कितना होता है, 0.5 से 6 सेंटीमीटर होता है और इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं छोटी आंत की तरह। ओके, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं सिक्कम। सेलुलोज का पाचन सिक्कम में होता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, सिक्कम में होता है। सिक्कम की गुहा में सहजीवी जीवाणु प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलोज एंजाइम स्रावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सिक्कम का अंतिम भाग कर्मी रूपी होता है जिसे वर्मीफोम अपेंडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सिक्कम का अंतिम भाग क्या होता है, कर्मी रूपा होता है जिसे वर्मीफोम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं ना किसी को, छोटी बड़ी आंत का जो सिक्कम का जो अंतिम पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स का दर्द भी आता है ना। यह एक लसिका ऊतक है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। क्या काम होता है अपेंडिक्स का, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। बट ऐसे बोलते हैं लोग कि अपेंडिक्स को हटवाने के बाद में इसका कोई काम नहीं होता है, तो अपेंडिक्स को हटा भी सकते हैं, बट अपेंडिक्स का काम होता है। बट इसको हटाने पर भी क्या नहीं होता, हानि नहीं होती है मनुष्य को। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मनुष्य में वर्मीफोर अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। इसमें संक्रमण हो जाने को अपेंडिटिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका किलोन। यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, किलोन। नेक्स्ट है फिर रेक्टम, ये वाला पार्ट क्या होता है, किलोन, ये सिक्कम। ठीक है, फिर आता है रेक्टम, मलाशय। मलाशय कणिका में होता है। कैसा होता है, कणिका में होता है। मलाशय में अत्यधिक गोबलेट सेल पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। ओके, मलाशय की भित्ति में सूजन आ जाने को पाइल्स या बवासीर कहते हैं। नेक्स्ट है मलाशय शरीर से बाहर गुद्दा द्वारा खुलता है। इनके बीच में एक 3 सेंटीमीटर लंबी छोटी नलिका एनाल केनाल पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे अपनी जो आनाल होती है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में और भोजन का पाचन कैसे होता है इसके अंदर और अवशोषण कैसे होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।